Hello, good morning, all of you, beta. Hello. गुड मॉर्निंग मैम। ओके, दिलिशा प्रेयर स्टार्ट करो बेटा। ओके मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू, बेटा। यस मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो तो अगले लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, है ना, समझ लिया था, बराबर है। तो लेसन नंबर 2 जो है हमारा कच्छ की सैर, तो उसमें हम सब ने देखा ना कि कच्छ में कौन कौन से स्थल है और वहाँ का क्या महत्व है, वहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थल है और देखने लायक जो स्थल है, रेगिस्तान है। तो ये सब हमने इस लेसन में देखा और सीखा, बराबर है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, बराबर है। तो कच्छ की सैर के स्वाध्याय के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए या तो लिखिए। तो यहाँ पर हमें पहला जो दिया गया है वह है मरुभूमि यानी रेगिस्तान। तो रेगिस्तान पर हमें 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं रेगिस्तान के बारे में? तो रेगिस्तान के बारे में हम लिख सकते हैं कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। तो मरुभूमि में वर्षा भी बहुत कम होती है और कई बार तो बिल्कुल नहीं होती है, और यहाँ पर लोगों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है, और कई कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। तो ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। तो मरुभूमि के लोग प्राय ऊंट पर ही प्रवास करते हैं, यानी कि रेगिस्तान में देखा होगा आप सबने कि ज्यादातर लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट का ही उपयोग करते हैं, ऊंट पर ही प्रवास करते हैं। तो इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो सबको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए बेटा? हेलो गर्ल्स, हेलो, हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अल्फिना, दिलिशा? हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है? यस। ओके। इसके बाद है नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के 3 बड़े शहर हैं, उनमें कौन कौन से शहर आएंगे? तो मांडवी, भुज और मुंद्रा। तो ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। માંડવી जो है वह बहुत सुंदर બંદરગાહ यानी कि दरिया किनारो છે, આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહી શકીએ ને દરિયા કિનારો સારો એવો છે। यह बड़ा प्राचीन नगर भी है। मांडवी जो है वह अच्छा बंदरगाह तो है ही, लेकिन वहां पर प्राचीन नगर भी है, जो वहां पर पौराणिक हमें बांधकाम दिखाई देता है। वहां पर बड़े बड़े ऐसे प्राचीन यानी पौराणिक मकान और मंदिर, मस्जिद, जिनालय आदि सब दिखाई देते हैं। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया और समुद्र तट देखने लायक है। मांडवी में क्या क्या देखने लायक है? तो चलो कौन बताएगा? एक तो वह सुंदर बंदरगाह है, बराबर है। दूसरा तो कि वह प्राचीन नगर है। तो उसमें प्राचीन क्या क्या है? तो उसमें राजमहल, पवन चक्किया और समुद्र तट। मांडवी में हमें कितनी बातें याद रखनी है? 5 बातें। पहले तो क्या? तो कि वह सुंदर बंदरगाह है। दूसरा तो कि वह प्राचीन नगर है।
और प्राचीन नगर में क्या क्या है, तो कि राजमहल, पवन चक्किया और समुद्र तट। इसी तरह हम याद रखेंगे तो हमें इजीली ये क्वेश्चन याद रह जाएगा, बराबर है। अब मांडवी से हम आगे चलते हैं तो दूसरा शहर कौन सा आता है, भुज। तो भुज में क्या देखने लायक है, तो भुज एक बहुत वैभवशाली नगर है। वैभवशाली यानी कि इसमें बहुत सारा देखने लायक स्थल है। तो पहला स्थल उसमें कौन सा है, आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर और हमीरसर तालाब और भुजिया पहाड़ आदि सब दर्शनीय स्थान है। कितने स्थान है, तो के एक आयना महल, दो प्राग महल, तीन हिल गार्डन, चौथा स्वामीनारायण मंदिर और पांच हमीरसर तालाब और छह भुजिया पहाड़। तो इसी तरह हम छह वस्तु याद रखेंगे कि वहां पर देखने लायक छह वस्तुएं हैं। एक तो भुज जो है वो बहुत वैभवशाली नगर है, कहाँ, क्योंकि क्योंकि वहां पर इतने सारे देखने लायक स्थल है, जैसे कि आयना महल, प्राग महल, ये दो महल है, बराबर है। तीसरा तो कि हिल गार्डन, तीसरा गार्डन है। चौथा तो वो हमीरसर मंदिर है। पांचवा तो वो तालाब है और छठा तो भुजिया पहाड़ यानी कि पर्वत है। तो यहाँ पर देखने लायक कितने स्थल है, दो महल, एक गार्डन, एक मंदिर, एक तालाब और एक पहाड़। तो इतना हम याद रखेंगे तो हमें इजीली ये क्वेश्चन याद रह जाएगा। इसके बाद क्या आता है, मुंद्रा। तो मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। मुंद्रा में क्या है कि वहाँ बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है, यानी कि वहीं से उद्योग भी आगे बढ़े हैं। तो और वहां पर कई सारे प्राचीन इमारतें हैं, पौराणिक इमारतें भी वहां पर देखने लायक है। तो कच्छ के कितने शहर, हमने तीन शहर में कौन कौन से शहर देखे बेटा। हेलो, हेलो गर्ल्स। कच्छ के तीन बड़े शहर हमने देखे, तो वो कौन कौन से देखे, चलो कोई बताएगा। चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। एक तो मांडवी, दूसरा भुज और तीसरा मुंद्रा। मांडवी, भुज और मुंद्रा। तो मांडवी, भुज और मुंद्रा में देखने लायक क्या है, तो मांडवी में देखने लायक सुंदर बंदरगाह है, समुद्र तट, पवन चक्किया और राजमहल है। उसमें कितनी चीजें देखने लायक है, चार, मांडवी में। बाद में भुज आता है, तो भुज में कितने देखने लायक चीजें हैं, छह। तो कौन कौन सी, तो कि वहां पर आईना महल है, प्राग महल है, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब और भुजिया पहाड़ आदि देखने लायक छह स्थल है। पहले मांडवी में चार और भुज में छह। बाद में आता है मुंद्रा। तो मुंद्रा में तो बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है और यहाँ की इमारतें जो है वो प्राचीन इमारतें हैं। तो यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है और दूसरा कि यहाँ पर प्राचीन इमारतें हैं। तो चलो सबको इजीली ये क्वेश्चन याद रह गया बेटा। हेलो गर्ल्स, हेलो, सबको सुनाई दे रहे हैं नहीं बेटा, गर्ल्स, दिलिशा, हेलो। यस मैम। बेटा क्यों आंसर क्यों नहीं दे रहे, मैं कितनी बार बोली, मुझे तो लगा कि शायद मैं लेफ्ट हो गई हूँ। कम से कम रिप्लाई तो दो बेटा। हेलो मैम। हाँ बेटा। यस मैम। ओके। तो आप सबको समझ में आ गया कि कच्छ में देखने लायक तीन बड़े स्थल कौन कौन से हैं, शहर। यस। पहला तो मांडवी, दूसरा भुज और तीसरा मुंद्रा। समझ में आया। भुज में देखने, मांडवी में देखने लायक चीजें कितनी है, तो चार चीजें हैं। एक तो सुंदर बंदरगाह है, राजमहल, पवन चक्किया और समुद्र तट। और भुज में कितने देखने लायक चीजें हैं, तो छह, आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब और भुजिया पहाड़, ये सब देखने लायक। और मुंद्रा में, तो मुंद्रा में सभी उद्योगों का बहुत सारा विकास हुआ है और यहाँ की इमारतें जो है वो प्राचीन इमारतें हैं। तो मुंद्रा में कितनी चीजें याद रखनी है हमें, दो चीजें। तो सबको ये इजीली क्वेश्चन याद रह जाएगा बेटा। हेलो गर्ल्स, हेलो, यस मैम। ओके।
इसके बाद है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ में धार्मिक स्थल कितने हैं? तो वहां पर है भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजी पीर की दरगाह। ये यहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल है। तो भद्रेश्वर में क्या है? भद्रेश्वर में जैन प्राचीन यात्रा धाम है और यहाँ पर संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय जो है वो भूकंप से खंडित हो गया था, लेकिन अब उसमें रिनोवेशन करवा के उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद है नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर जो है वो भी एक बहुत पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। और लखपत में जो है वो सिखों का गुरुद्वारा है और हाजीपीर जो है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान है। पहले तो भद्रेश्वर आता है। तो भद्रेश्वर क्या है? वो जैन यात्रा धाम है। दूसरा तो नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर जो है वह भी पौराणिक धार्मिक स्थल है और वहां उसे रामायण काल का माना जाता है। तीसरा लखपत, तो जहां पर सिखों का गुरुद्वारा है और शायद माना जाता है कि वहां पर उसके गुरु गोविंद साहिब आ चुके हैं। उसके बाद है हाजी पीर। तो हाजी पीर जो है वो भी मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर कितनी धार्मिक स्थल है? 4। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत और हाजी पीर। ये 4 नाम आप याद रख लेंगे तो बाद में आपको याद रह जाएगा कि भद्रेश्वर में जैन यात्रा था, नारायण सरोवर जो है वो रामायण काल का माना जाता है और बहुत पुराना है, और लखपत में सिखों का, और हाजीपीर में मुसलमानों का पवित्र स्थान है। तो सबको ये क्वेश्चन भी इजीली याद रह गया बेटा? हेलो गर्ल्स। Yes, हेलो। ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो उसमें ऐतिहासिक स्थल यानी कि बहुत पुराना स्थल हो ऐसा। तो सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। और लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह समृद्ध नगर था और यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तो एकदम पुराना और पौराणिक हो ऐसी कौन कौन सी 2 जगह है? एक तो मोहिंजोदड़ो संस्कृति और दूसरा जो है वह लखपत। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें पत्र लिखने हैं 2। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन कीजिए, अपने शब्दों में कीजिए। तो ये पत्र जो है हम आगे के लेसन में समझ चुके हैं कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, बराबर है? तो आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसे अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये एक डायरी है। यहाँ पर ये पत्र नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है वो पत्र है कि आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो है पहले वो है डायरी लेखन। डायरी लेखन यानी कि यदि हम उसका वर्णन अपने शब्दों में किसी और से कहे या अपनी बुक में लिखे तो उसे डायरी लेखन कहा जाता है, लेकिन जो हम दूसरों को भेजते हैं लिख कर उसे पत्र कहा जाता है। तो पहला है वह है उसमें ही आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था और प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए थे। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था, यानी कि कोई आबू गया होगा तो उसे पता होगा कि
आबू का रोड जो है वो कैसा है, रास्ता जो है वो बहुत एकदम पर्वत की और चारों ओर घूमकर हमें वहां पर जाना है। तो उसका रास्ता जो है वो एकदम छोटा भी है और एकदम टर्न वाला है। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई और उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपे और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम यदि कहीं घूमने जाते हैं तो वो घूमने लायक स्थल जो होता है उसके आसपास होटल और गाइड सेंटर और या आवास के लिए वहां चारों ओर बोर्ड लगे होते हैं। तो हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे थे। यानी कि अभी तो क्या होता है कि कोई भी जगह पर हम जाते हैं तो उससे पहले हमें होटल भी बुक करवानी हो तो हम उससे ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। तो इसी तरह इसने आरक्षित करवा लिए थे, यानी कि बुकिंग करवा ली थी। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए और वह की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है और उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हमने वशिष्ठ आश्रम देखा। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अबुदा देवी के मंदिर भी गए। नकी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के लिए दर्शन के लिए गए और वहां के विशाल घंट को भी बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया और उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। तो यदि आप भी कोई पिकनिक पर गए हो तो आप भी इस तरह से सब लिख लेते हैं तो आपको सब कई दिनों तक याद रहता है ना। यदि लेकिन हम लिखेंगे नहीं तो हम थोड़े समय में सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन हमारे पास लिखा होगा तो हम जब भी मन हो तो हम उसे पढ़ सकते हैं। बराबर है। अब इसके बाद है नंबर 2, पत्र। आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र में पहले क्या आता है? पता आता है लिखने वाले का कि 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्ति नगर, अहमदाबाद और 20 नवंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। ये जो है वह आलोक नाम का लड़का जो है वह अपनी मित्र को लिखता है पत्र कि आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर को बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। हम 10 दिन पहले ही कश्मीर व दर्शन के लिए गए थे और 2 दिन पहले ही वहां से वापस लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे और उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया और उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए थे। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का भी आनंद लिया, यानी कि नाव में बैठकर उसका आनंद लिया। बुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकते, क्योंकि
डल जो थे वो बहुत सुंदर जगह है। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियां से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि हम जो दूध की आइटम बनाते हैं उसमें केसर डालते हैं, पता है? तो ये केसर जो है वो श्रीनगर और पहलगांव के बीच में जो रास्ता आता है वहां पर बहुत ज्यादा उसकी खेती होती है। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। शालीमार और निषाद बाग तो इतनी अच्छी जगह थी कि हमें स्वर्ग में घूम कर आए हो ऐसा आनंद मिला। मैंने वहां के कई स्थानों के फोटो लिए और कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। तो शेष मिलने पर तो तुम्हारा मित्र आलोक। तो ये जो आलोक है वो उसके मित्र आरुषि से पत्र लिखता है। तो सबको ये पत्र समझ में आ गए बेटा? हेलो गर्ल्स, हेलो। यस मैम। ओके चलो। तो आप सबको पहले 7th स्टैंडर्ड में पता होगा कि पहेली आती थी। हेलो। यस यस। हाँ, इसी तरह यहाँ पर भी आपको पहेली दी गई है। तो यानी कि यहाँ पर हमें पहली पहेली दी है वो है सितारा। तो सितारा की पहेली है, आकाश में मैं रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, तो चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन? तो वो है सितारा। इसके बाद है हाथी। तो हाथी पर पहेली बनानी है। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त मेरी चाल, तो चलो बतलाओ मैं हूँ कौन? तो वो है हाथी। इसके हाथी। बाद है चिराग। चिराग यानी कि दीपक, दिया। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती, तो चलो बतलाओ मैं हूँ कौन? चिराग यानी कि तेल और बाती में से जो प्रकाश निकलता है उसे चिराग भी कहते हैं। ओके। इसके बाद है नंबर 4, पाठशाला। पाठशाला का मतलब है ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। तो सबको ये 4 पहेली जो है वह समझ में आ गई बेटा? हेलो यस गर्ल्स। मैम। चलो तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ओके। जैनब, जैनब प्रेजेंट है? हेलो। यस मैम, वो प्रेजेंट है लेकिन आंसर नहीं दे रही। ओके, तो कौन प्रेजेंट है? मैम और कौन, फिर अल्फीना, हम्म, सीरत और जेबा और तकदीर। आज क्यों इतने कम प्रेजेंट है बेटा? मैम ऐसा ही होता है, फर्स्ट लेक्चर में कम ही होता है। हम्म। ओके, सेबा रीड करो चलो ये क्वेश्चन। हेलो सेबा।
कोनेन। मैम हाँ यस मेरिट हाँ ओके। मरुभूमि रेगिस्तान जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेती ही रेती दिखाई देती है उस मरुभूमि में रेगिस्तान कहा कहता है। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यह पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा स्थान होता है जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसा स्थान को मरु उद्यान कहता है। मरुभूमि के लोगों प्रिय ऊंट पर राल। प्रयास करते हैं इसलिए ऊंट को रेगिस्तान कहा जाता है। कंटिन्यू करो बेटा। ओके कच्चे के तीन कच्छ के तीन बड़े शहर मांडवी भुज और मुंद्रा मुंद्रा ये कच्छ के तीन बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यह राजमहल पवन चक्कियों तथा समुद्रता दर्शनीय है। भुज भुज वैभवशाली नगर है। यह यह अयन महल आईना महल, प्राग महल, हिल हिल हिलग्राम मैम हिल सोचिए गार्डन, हिल हिल गार्डन, गार्डन हिल गार्डन स्वा स्वामी नारायण मंदिर हमी रसल ले तालाब तालाब हमिंसर तालाब, भुजिया भुजिया पंडिया आदि दर्शाई स्थान है। जिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कोई प्राचीन प्राचीन इमारतें हैं। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कंटिन्यू कौन है? कच्छ में स्थित कच्छ धार्मिक में स्थल। हाँ कच्छ में स्थिति धार्मिक स्थल भद्रेश्वर मैम हाउ टू प्रोनाउंस भद्रेश्वर, भद्रेश्वर नारायण सरोवर, लखपत। तथा हाजी पीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। हेलो मैम कॉर्नेन लेफ्ट हो गई। ओके अल्फिना। हेलो मैम कैन आई? दिलिशा। हाँ मैम। हाँ ओके चलो। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर
पौराणिक पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। इसी समय यह एक समृद्ध नगर था। समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। वेरी गुड। ओके दिलिशा, कंटिन्यू। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। ओके, तो चलो सबको ये पहले 4 क्वेश्चन, बाद में ये 2 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? यस मैम। आज आप यस पीडीएफ मैम। सेंड करने वाला है ना मैम? हाँ बेटा, कर दूंगी। ओके मैम। ओके, तो ये लेसन के जो 2 पत्र है ना, वो एक पत्र है और एक डायरी है, तो वो हमें नहीं करनी है, बराबर है? हेलो गर्ल्स। यस मैम। और कच्छ क्योंकि की चैप्टर। हाँ, क्योंकि पहले लेसन में हमने बहुत सारी पत्र और डायरी तो ले ही ली है, तो अब हाँ हमें यस इसमें मैम। करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ओके मैम। ओके। इस लेसन में जो ये 4-5 वाक्य बोलने वाले ये 4 क्वेश्चन है, बाद में ये पहेली है, तो आपको 2-2 मार्क, सॉरी, क्वेश्चन आंसर में पहेली पूछी जा सकती है। और इस बार आप सबको टाइपिंग करना है क्वेश्चन आंसर में। हेलो गर्ल्स। अच्छा, टाइपिंग। यस मैम। मेरे को लगा डाइटिंग। डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो आप ओके। अब तक आप तक टाइपिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी टाइपिंग करनी होगी। किसमें? ओनली क्वेश्चन आंसर में, बाकी सब तो आपको वैसे ही टिक किसमें? मार्क ओ करते हैं अच्छा, ना, वैसे ही बड़े बड़े। करना। हाँ, बड़े बड़े हाँ तो नहीं आएंगे अभी। नहीं, हाँ मीन्स आप इस बार 1 ऑप्शन नहीं मार्क्स देने वाले ना एमसीक्यू में? ना, क्वेश्चन आंसर में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर में नहीं मिलेंगे, बाकी सब में तो मिलेंगे ना मैम? हाँ बाकी सब में मिलेंगे। हाँ ऑफ कोर्स ओके, यार थैंक यू डिलीशियस। मैम। ओके, या मैम। बाय मैम। बाय बेटा, टेक केयर। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर डिलीशियस। इंग्लिश।